हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11th क्लास के फिजिक्स में बच्चों आज का जो टॉपिक है केपलर के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति। इसके पहले हमने केपलर का द्वितीय नियम करा दिया था। उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो देख लिए होंगे। चलिए तृतीय नियम देखते हैं बच्चों। केपलर ने पहले नियम में क्या बताया था कि भाई कोई भी ग्रह है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष पर या पथ पर चक्कर लगाता है। जैसे यहाँ पर मैं एक सूर्य का चित्र बनाता हूँ। आप लोग कहोगे सर इतना छोटा सूर्य ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ बना दूं, ठीक है। दीर्घवृत्ताकार पथ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये मेरा दीर्घवृत्ताकार पथ हो गया। सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या है, चक्कर लगाता है। यहाँ पर मैं ग्रह बना दिया कि ये ग्रह है जो कि सूर्य के चारों वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। यहाँ पर मान के चलता हूँ पहले एक स्थित ए है, ठीक है। यहाँ से मान लो इसका अक्ष है, फिर कुछ समय पश्चात बी तक पहुँच सकता है, कुछ समय पश्चात सी तक पहुँच सकता है, फिर डी तक, फिर आगे चलता जाएगा बच्चों। ये डी कुछ कैपिटल में बना देता हूँ। यहाँ पर एक बिंदु दे देता हूँ एस है, ठीक है, एस। तो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर जो भी हमारा ग्रह है वो चक्कर लगाता है। अब उस ग्रह का जो द्रव्यमान मानकर चलेंगे कि इसका जो द्रव्यमान है स्मॉल एम है, और यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। यानी सूर्य के चारों आर त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष पर परिक्रमा लगाता है। पहले तो दीर्घवृत्ताकार पथ बताया गया, मान के चलते हैं वृत्तीय कक्ष पर। हालांकि जितने भी ग्रह हैं दीर्घवृत्ताकार पथ पर ही चक्कर लगाते हैं। तो इसकी जो त्रिज्या है स्मॉल आर मानकर चलते हैं, द्रव्यमान स्मॉल एम है। और सूर्य का द्रव्यमान आप मान सकते हो, जैसे सूर्य का द्रव्यमान मान के चलते हैं कैपिटल एम है। क्या है, कैपिटल एम है। तब दो पिंडों के बीच जो लगने वाला बल होता है, गुरुत्वीय बल होता है, वो कितना होता है बच्चों। क्योंकि दो पिंडों के बीच जो लगने वाला बल होता है दोनों के द्रव्यमान की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कैपिटल एम और स्मॉल एम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों को मिलाते हैं तो एफ समानुपाती एम एम बटा आर स्क्वायर, और समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है जी एम एम बटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो यदि आपसे कहा जाए कि हमारे पास एक तो सूर्य हो गया तो एक पिंड हो गया, एक ग्रह हो गया दूसरा पिंड हो गया, जिसके बीच की दूरी आर है। ये हमारा भैया त्रिज्या है तो आर है, सिंपल है। तो किसी भी स्थिति पर, चाहे हम ए पर बात करें, चाहे बी पर बात करें, चाहे सी पर बात करें, चाहे डी पर बात करें, किसी भी स्थिति पर दोनों पिंडों के बीच जो लगने वाला गुरुत्वीय बल है वो कितना होगा, एफ बराबर तो जी एम एम बटा दोनों के बीच की दूरी आर। जिस त्रिज्या पे वो वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है उसी की वो त्रिज्या कहलाएगी। ये चीज है। अब जब कोई पिंड या कोई ग्रह किसी अक्ष के परितः घूम रहा होता है, वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा होता है, तो अंदर की ओर एक बल प्रदान होता है जो अभिकेंद्रीय बल होता है। तो जो यह गुरुत्वीय बल लग रहा है ये ग्रह को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ये सिंपल है, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि यही गुरुत्वीय बल जो है, यही गुरुत्वीय बल कौन सा बल है बच्चों, गुरुत्वीय बल किसको, ग्रह को, ठीक है। यही गुरुत्वीय बल वृत्तीय गति करने के लिए, वृत्तीय गति करने के लिए किसको, ग्रह को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। रुको भैया इधर से दिक्कत हो रही है। अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तब अभिकेंद्रीय बल कितना होता है बच्चों, अतः अभिकेंद्रीय बल बराबर, अतः अभिकेंद्रीय बल, बताओ अभिकेंद्रीय बल कितना होता है, एफ बराबर एम बी स्क्वायर बटे आर। इसको आप समीकरण 1 दे दो और इसको आप समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 जो है बच्चों वो समीकरण 2 के बराबर होगा, क्योंकि जो आपका गुरुत्वीय बल है वही अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। जहां पर भी क्या है, ग्रह का कक्षीय चाल है, क्या है, कक्षीय चाल है। अब समीकरण 1 और 2 आप लोग मिलान कर लो। समीकरण 1 और 2 से क्या सीखने को मिलेगा, समीकरण 1 हुआ 2 से, देखो दोनों एफ है बच्चों, दोनों एफ है। तो जब दोनों एफ है तो दोनों बराबर हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बटा आर
और इधर हो जाएगा Gmm/r²। जरा ध्यान देना, स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, v² बचेगा। Gm है तो यहाँ पे Gm हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पे एक r है, एक r से r कट जाएगा तो एक r बचेगा। कुछ इस प्रकार से इसको आप समीकरण 3 दे सकते हैं। कौन सा समीकरण? समीकरण 3 दे दीजिए। अब चूंकि रेखीय वेग बराबर आप लोगों को पता होगा, चूंकि v बराबर कितना होता है? ओमेगा r। चूंकि v बराबर ओमेगा r, और ओमेगा बराबर होता है 2π/t, 2π/t। ठीक है, जहां पे t क्या है? जहां t क्या है बच्चों? ये ग्रह का परिभ्रमण काल है। क्या है? ग्रह का परिभ्रमण काल, परिभ्रमण काल। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रह है, चारों ओर चक्कर लगाता है, तो यहां से यहां तक जब एक बार पूरा घूम जाता है तो टोटल कितना कोणीय विस्थापन होता है? 360 डिग्री, जो कि 2π के बराबर होता है। और कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। तो कोणीय विस्थापन 2π है, मतलब 360 डिग्री, और टाइम कितना लगा? t। एक बार चक्कर लगाने में जो समय लगा वो t है, इसलिए 2π/t होता है। बेसिक चीज बताना जरूरी है ना, नहीं तो आप रटने लग जाओ कि कहाँ से आ गया सर, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। समीकरण 3 से आप निकालो। समीकरण 3 में मान रखो जरा, v का मान कितना है? 2π/tr, और बच्चों वर्ग है तो वर्ग लगा दो। इधर है Gm/r, Gm/r। जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो 2π का कितना हो जाएगा? 4π²। ठीक है, r का तो r²/t² बराबर Gm/ कितना हो जाएगा? Gm/r हो जाएगा। इसको अब थोड़ा सा पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर किस प्रकार से करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा Gm है वो नीचे आएगा, देखिएगा। जो भी गुणा में होता है वो भाग में जाता है। जैसे हमारे पास 4π है तो 4π रहने दो, r को इधर लाएंगे तो r³ हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना, r³ हो जाएगा। और बच्चों Gm है, नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा, और t इधर जाएगा तो t² हो जाएगा। यहां पर हम पक्षांतरण किए हैं, r इधर भाग में तो इधर आया तो गुणा में हो गया। ठीक है, Gm ऊपर है तो नीचे आ गया, अर्थात इसको हम या करके t² बराबर 4π² इंटू r³ है तो r³ कर सकते हैं। ठीक है, अब जब कोई भी चीज यदि हटाया जाए तो वहां पे हम समानुपातीय नियतांक लगा सकते हैं, या कि समानुपातीय नियतांक लगाते हैं तो अनुक्रमानुपाती हटाते हैं, ये चीज होता है। तो मैं आपसे कह दूं कि इसको मैं मान सकता हूं कि एक वैल्यू है ये। यदि 4π² को एक निश्चित वैल्यू दे सकता हूं कि मान लो ये k के बराबर है, एक नियत है। नियत मतलब इसका मान फिक्स है, इसका मान फिक्स है, तब आप कहोगे t² बराबर kr³, और एक नियतांक हटाते हैं तो आपका समानुपाती लग जाता है। और यही चीज तो प्रूव करने के लिए बोला गया था कि परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। निष्कर्ष निकला बच्चों, अतः क्या निष्कर्ष निकला? किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से है ना, दूरी के घन के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और लास्ट में लिख देना यही केपलर का तृतीय नियम है, यही केपलर का
तृतीय नियम है बच्चों, यही केपलर का तृतीय नियम है। इस प्रकार से केपलर का तृतीय नियम कंप्लीट हो जाता है। फटाफट एक बार रिवाइज करो, है ना। ये तृतीय नियम क्या कहता है कि जो भी हमारा ग्रह है सूर्य के चारों परिक्रमण लगाता है यानी घूमता है, तो परिक्रमण काल का वर्ग जो होता है सूर्य से ग्रह की दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। सबसे पहले दो पिंड हो गए, एक ग्रह एक सूर्य, इसके बीच लगने वाला बल गुरुत्वीय बल हो गया। गुरुत्वीय बल जो है बच्चों अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है mv²/r, तो दोनों बराबर होने चाहिए, तो दोनों बराबर कर दिया। r से r कैंसिल, m से m कैंसिल, तो v² का मान निकल कर आ गया। v बराबर होता है ओमेगा r, ओमेगा का मान होता है 2π/t, ओमेगा का मान होता है 2π/t, जहाँ t क्या है परिभ्रमण काल है। वैल्यू रख दो समीकरण 3 में, वर्ग कर दो 2 दूना 4, π² t², r का तो r², gm/, यानी गुड मॉर्निंग है ना, गुड मॉर्निंग नहीं कह सकते भाई साहब, हम तो एक तरीका समझते हैं गुड मॉर्निंग बटा r, तो gm/r। इससे मैं t² की वैल्यू निकाल सकता हूँ पक्षांतर करके, t², इसको एक नियतांक मान लिया, हटाया तो समानुपाती नियतांक की जगह समानुपाती लग गया, सिंपल है। ये हमारा सिंपल तरीके से प्रूव हो गया केपलर का तृतीय नियम। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और आगे जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बिल्कुल आप परेशान मत होंगे, है ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिएगा। यदि आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए फिजिक्स का, तो मात्र 100 रुपीज़ चार्ज है 1 सब्जेक्ट का। आप कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49 पर, 100 रुपये चार्ज है। बेहतर रूप से हैंड रिटेन नोट्स आपको दिए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।